हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आपका जो टॉपिक मिला हुआ है वो मिला हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट बने होता है परिवहन। तो पौधों में परिवहन कैसे होता है? जंतुओं में तो आप जानते हैं कि रक्त परिसंचरण होता है, लसिका परिसंचरण होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये सब हो सकता है। लेकिन प्लांट्स में, पौधों में परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं, ना ही कोई इसके लिए सिस्टम मैनेज्ड है कि पौधों में कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाए, परिवहन हो जाए। पौधों में भी विभिन्न पदार्थ होते हैं, हार्मोन होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जल और प्रिपेयर्ड फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य होता है उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जो परिवहन है पौधों में, वो जो परिवहन है वो दो स्टेप में होता है कि यहाँ पर थोड़ी दूर तक शॉर्ट डिस्टेंस परिवहन हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस परिवहन हो सकता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस परिवहन कैसे होना है? जो सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, कोशिका भित्ति या कोशिका कला के माध्यम से, ठीक है, या विसरण क्रिया द्वारा या परासरण क्रिया द्वारा, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसके लिए जाइलम और फ्लोएम पौधों में होते हैं। जाइलम वाटर कंडक्शन करता है, फ्लोएम क्या करता है? फूड कंडक्शन करता है। तो इसके लिए स्पेशल जो यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो आज के टॉपिक में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, पौधों में परिवहन में, हम इसी को पढ़ेंगे कि कैसे पौधे ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधों में परिवहन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट आप समझ गए कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है परिवहन। इसके बारे में हम अभी डिटेल में लेंगे। The various substance like hormones, ठीक है ना, वाटर, मिनरल्स, प्रिपेयर्ड फूड, बना बनाया भोजन, ठीक है, एंड other chemicals moves from one cell to other and long distances, एक कोशिका से दूसरे में या दूसरे से बहुत दूरी तक, ठीक है, आर नोन एज, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। और ये जो ट्रांसपोर्ट है बहुत इसेंशियल है, आवश्यक होता है। जैसे जंतुओं में विभिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरे तक जाना, उसी लिए पौधों में भी ट्रांसपोर्ट अनिवार्य होता है। बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टेशन of substances are essential for survival, growth, metabolism and या ब्रैकेट लिख दीजिए, वाइटल प्रोसेसेस। जितनी भी जीवित रहने के लिए क्रियाएं हैं, सभी के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज वेरी इसेंशियल। बिना इसके यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। आज के टॉपिक में हमको यही देना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है मटेरियल्स का और क्या क्या ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं। Plants do not have any circulatory system
सिस्टम ना तो प्लांट में कोई भी सर्कुलेटरी या वेस्कुलर सिस्टम होता है और ना ही यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, नॉर एनी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। ठीक है, ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है। कहाँ तक बोर्ड कवर कर रहा है? ठीक। अब जब इनमें से कोई ऐसा पार्ट नहीं है तो फिर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस। और वेरियस सब्सटेंसेस there are two type of there are two ways, दो तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। कौन कौन से वेज हैं यहाँ पर? there are short distance transport, two ways to transport। कौन कौन से? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्या है यहाँ पर? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। और दूसरा है यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, अधिक दूरी तक ट्रांसपोर्ट और कम दूरी तक ट्रांसपोर्ट। ये दो प्रोसेसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर मटेरियल्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाया द डिफ्यूजन एज वेल एज ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू हो सकता है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीडियम भी कह सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाया वेस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक के माध्यम से हो सकता है। और जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस प्रोसेस को जाइलम कैरी ऑन, इट ट्रांसपोर्ट द वाटर मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स। और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड, पहले से जो संचित भोजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, संचित भोजन नहीं, जो प्लांट्स में लीव्स में जो बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो इसेंशियल मीडियम है उसको यहाँ पर फ्लोएम करता है। अब क्या होगा यहाँ पर? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस transport is called translocation। ठीक है ना? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, चाहे जल का हो चाहे भोज्य पदार्थ का, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ट्रांसलोकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, मे बी यूनिडायरेक्शनल, मे बी मल्टी डायरेक्शनल, एक दिशीय हो सकता है। ठीक है ना? और ये क्या हो सकता है? मल्टी डायरेक्शनल माने बहुदिशीय हो सकता है। तो आप देखिए, जो ट्रांसलोकेशन यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय ट्रांसलोकेशन, वो एक दिशीय ट्रांसलोकेशन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? जाइलम में। तो जो जाइलम से जो कंडक्शन होता है वाटर मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन,
मिनरल कंडक्शन वाया जाइलम। ये कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है, रूट से एब्जॉर्ब होता है वाटर और अप टू द प्लांट, टिप ऑफ द प्लांट तक जाता है। दैट इज कॉल्ड द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट एज वेल एज द मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट प्रेजेंट इनटू द फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है वो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए होता है। प्रिपेयर्ड फूड इज ट्रांसलोकेटेड वाया फ्लोएम इन मैनी डायरेक्शन। बहुत सारी दिशाओं में प्रिपेयर्ड फूड क्या होता है? स्थानांतरित होता है। अब बहुत सारी डायरेक्शन में स्थानांतरित हो सकता है, जैसे यहाँ पर स्टोरेज ऑर्गन में हो सकता है, स्टोरेज ऑर्गन्स। अब स्टोरेज ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं? रूट हो सकती हैं, जैसे मूली गाजर में आप देखिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड अदर्स सीड्स हो सकते हैं, तो फ्रूट्स में ही आ जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर मूवमेंट है शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट, तो हम यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट पहले पढ़ेंगे, ट्रांसलोकेशन को बाद में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कुल मिलाकर पौधों में परिवहन के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमको वो पढ़ लेना है। और किस पार्ट में आते हैं हम? सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आते हैं। पौधों में परिवहन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के परिवहन के प्रकार या परिवहन के तरीके या माध्यम, किन माध्यम से परिवहन हो सकता है? सबसे पहले में हम आते हैं डिफ्यूजन। इसमें आ जाते हैं डिफ्यूजन। हिंदी में क्या कहते हैं? विसरण। हम सब डिफ्यूजन को जानते हैं। विसरण को क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो जो अणुओं का मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर डिफ्यूजन कहते हैं यहाँ पर। और क्या मूव करता है इसमें? मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स movement of individual molecules from high concentration to low concentration। ठीक है। अधिक सांद्रता वाले स्थान से, अधिक सांद्रता वाले स्थान से अणुओं का कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन क्या कहलाता है? यहाँ पर विसरण कहलाता है। अब क्या है यहाँ पर? डिफ्यूजन इट इज ए पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन इज ए निष्क्रिय है, कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर। डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? पैसिव। ये एक निष्क्रिय विधि है जिसमें नो एनर्जी इज यूज्ड, नो एनर्जी इज, इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको विसरण कहते हैं, पैसिव प्रोसेस सॉरी कहते हैं। अब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल हैं उनका जाना विसरण कहलाता है। आपने स्पष्ट एग्जाम्पल देखा है यहाँ पर कि जैसे ही बैलून में आप हवा भरते जाते हैं या टायर में हवा भरते जाते हैं,
जैसे उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ने के बाद और प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तेज़ आवाज़ से हमारा टायर ट्यूब या फिर बैलून फट जाता है। और जो आवाज़ होती है उसमें क्या है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं पर्टिकुलर वो हाई कंसंट्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा सांद्रता में, और फट करके तेज़ी से लो कंसंट्रेशन की ओर भागते हैं, इसीलिए तेज़ मूवमेंट होता है। और तेज़ मूवमेंट के साथ साथ क्या होती है, आवाज़ होती है। आप देख सकते हैं कि अगर आप परफ्यूम किसी कमरे में छिड़क दें तो चूंकि यहाँ हमने परफ्यूम छिड़का तो हाई कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, निकले बाहर और तेज़ी से पूरे कमरे में फैल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तेज़ी से जो मूवमेंट होता है, पैसिव मूवमेंट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूज़न। तो ये विसरण के कारण ही यहाँ पर जो हमारी लीव्स होती हैं, पौधे में पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र, उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी किसके कारण से होता है, डिफ्यूज़न के कारण ही होता है, विसरण के कारण ही होता है। डिफ्यूज़न इज ए पैसिव प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट लिविंग सिस्टम। डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए कोई जीवित तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है या लिविंग सिस्टम की आवश्यकता हो, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो है डिफ्यूजन होगा। हायर द कंसंट्रेशन ठीक है, मोर फास्टर द डिफ्यूजन। जितनी सांद्रता में डिफरेंस होगा, ठीक है ना, दो अलग अलग किसके प्रति एटमॉस्फेयर में, उतना ही तेजी से क्या होगा, विसरण होगा। और विसरण क्रिया जो हो रही है इसी के कारण से यहाँ पर मूवमेंट ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स all over the room by opening the knob, ढक्कन खोलने पर, ठीक है ना, एक हो सकता है। और गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज प्लांट स्टोमेटा, प्लांट की जो स्टोमेटा में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा एंड एटमॉस्फेयर, रंध्र में और वायुमंडल के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, हमारी ये लीफ है, ये छोटे छोटे से जो स्टोमेटा बने हुए हैं, यहाँ से ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा से यहाँ से CO2 कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, और बदले में एटमॉस्फेयर से O2 कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूजन। और ये यहाँ पर इसमें कॉमन होता है, सॉलिड की तुलना में गैस और लिक्विड में ये डिफ्यूजन इज मोर कॉमन, डिफ्यूजन इज मोर common in gases and liquid, gases and liquid in comparison to solid। ठोस की तुलना में जो डिफ्यूज़न होता है वो गैस में और लिक्विड में क्या होता है, ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्यूज़न हमने पढ़ लिया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब यहाँ पर जो डिफ्यूजन का रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन
इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन concentration gradient membrane permeability temperature pressure etc. जो विसरण की दर है वो सबसे मेन तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर सांद्रता पर निर्भर करती है, कितना डिफरेंस है दोनों की सांद्रता के बीच में। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर डिपेंड करती है, पर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑलवेज डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। टेम्परेचर और प्रेशर पर मेनली डिपेंड करती है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। अब आप देखिए, हमारे सबके घर में गैस सिलेंडर है। हम जैसे ही सिलेंडर की नॉब खोलते हैं, जो उसमें गैस भरी होती है, हाई प्रेशर से एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बहुत दाब डाल करके गैस को लिक्विफाई किया गया है, ठीक है। तो जैसी नॉब खोलते हैं तो नीचे से प्रेशर उठता है और नली से जब वो आता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जैसी जगह पाते हैं तो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी नॉब से गैस सिलेंडर की क्या निकलने लगती है? गैस निकलने लगती है। कब तक निकलती रहती है? जब तक कि प्रेशर का डिफरेंस है। जैसे प्रेशर डिफरेंस इक्वल हो जाता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सिलेंडर, तो फिर गैस निकलना बंद हो जाती है। फिर हम परेशान होते हैं, ऐसे सिलेंडर को हिलाते हैं, लिटा देते हैं कुछ लोग कि शायद थोड़ी गैस रह गई है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब यहाँ पर दोनों जगह का प्रेशर समान हो गया है तो फिर गैस बाहर नहीं आएगी। जाड़े के समय में थोड़ा सा जो है टेम्परेचर लो होने के कारण मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए आप जो है अगर थोड़ा सा कभी कभी नीचे से कुछ लोग कुनकुने पानी में रख देते हैं, रखना नहीं चाहिए, इट इज़ हाईली डेंजरस। पर कभी कभी कुछ जो हलवाई होते हैं वो रख देते हैं कुनकुने पानी में, भगोने में सिलेंडर को, थोड़ी सी गैस और बाहर आ जाती है, पर इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो ये जो प्रोसेस है वो भी क्या था? डिफ्यूज़न था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रेशर। क्या पढ़ते हैं? डिफ्यूज़न प्रेशर। डिफ्यूज़न प्रेशर हिंदी में कहते हैं विसरण दाब। डीपी। अब आप सोचिए विसरण दाब है क्या? जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को मूव करना है तो बहुत ज़्यादा वो प्रेशर डालते हैं मॉलिक्यूल निकलने के लिए। एलपीजी सिलेंडर के अंदर भरा है तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर डालते हैं, अगर परफ्यूम भरा हुआ है तो परफ्यूम की बॉटल के अंदर प्रेशर डालते हैं। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स कहाँ आने के लिए? बाहर आने के, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जो हमारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? फ्रॉम हाई concentration to low concentration. The pressure exerted by individual molecule from high to low concentration to move outside. ठीक है, फ्रीली मूव करने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर। और ये वर्ड है गिवन बाय, किसने दिया था? मेयर ने दिया। जो मॉलिक्यूल यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रेशर। और ये जो है सीधे सीधे डिफ्यूजिंग सब्सटेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजिंग सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तापमान पर और डिफ्यूज होने वाले सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कितना डिफ्यूजन होगा,
ठीक है ना। तो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस मैंने यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, इस पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर डिफ्यूजन पढ़ लिया हमने, डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ लिया। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी पारगम्यता है क्या परमिएबिलिटी? इट इज ए वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, एक विशिष्ट गुण है यहाँ पर। द एक्सटेंट टू विच मेम्ब्रेन, द एक्सटेंट टू विच ए मेम्ब्रेन allows substances to pass through them। ऐसी एक्सटेंट मैंने कैपेसिटी या जो कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली अपने से सब्सटेंस को पास होने के लिए कितना ज़्यादा अलाउ कर रही है, कितनी कैपेसिटी तक अलाउ कर रही है, दैट इज़ द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है ना, पारगम्यता। अब परमिएबिलिटी के आधार पर जो मेम्ब्रेन्स को डिवाइड किया गया परंतु में, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कि मेम्ब्रेन परमिएबल है, फुल्ली परमिएबल है, मैंने पूर्ण रूप से पारगम्य है। किसी भी पदार्थ को, चाहे वो सॉल्यूट हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे वाटर हो, प्योर वाटर हो, सबको ईजिली अपने से क्रॉस होने दे रही है, फुल्ली परमिएबल है। इम्परमिएबल अपारगम्य है, ना सॉल्वेंट निकल पा रहा है, ना सॉल्यूट निकल पा रहा है, किसी को भी अपने से पास नहीं होने दे रही है, क्या है, नॉन परमिएबल हो गई। फिर इसके बाद सेमी परमिएबल क्या है, केवल सॉल्वेंट को जाने दे रही है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल जो डिजॉल्व हो रहे हैं उसको जाने दे रही है, बाकी को जाने नहीं दे रही है, सेमी परमिएबल हो गया। और डिफरेंशियली परमिएबल माने होता है विभेदी पारगम्य। हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है मोस्टली क्या है यहाँ पर, डिफरेंशियली परमिएबल, विभेदी पारगम्य। ये सॉल्वेंट को तो जाने देती हैं और सॉल्यूट में से सेलेक्ट करती हैं विच सॉल्यूट इज़ यूजफुल एंड विच इज़ नॉट, उनको अलग अलग तरह से सेलेक्ट करती हैं। तो परमिएबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 4 कैटेगरी हो गई। कौन कौन सी? फुल्ली परमिएबल, इम्परमिएबल अपारगम्य, सेमी परमिएबल और डिफरेंशियल परमिएबल। पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, विभेदी पारगम्य। ठीक है ना, हम एक एक कैटेगरी पढ़ लेते हैं। पहले फुल्ली परमिएबल पढ़ लेते हैं। फुल्ली परमिएबल क्या है? ये मेम्ब्रेन है, क्या ये मेम्ब्रेन, ये अपने से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को जाने दे रही है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट भी इजीली निकल रहे हैं, सॉल्यूट भी इजीली निकल रहे हैं। इसमें एग्जांपल है यहाँ पर, बताएं आप, जो है जो हमारी लिग्निफाइड सेल वॉल होती है वो भी यहाँ पर क्या होती है, फुल्ली परमिएबल होती है, और सेलोस की सेल वॉल भी होती है। लिग्निफाइड सेल वॉल और सेलुलोजिक सेल वॉल, दोनों तरह की कोशिका भित्ति यहाँ पर फुल्ली परमिएबल है, पूर्ण पारगम्य है, आसानी से हर पदार्थ को जाने देती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर इम्परमिएबल, हिंदी में कहते हैं अपारगम्य।
जो अपारगम्य मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, किसी भी पदार्थ को जाने नहीं दे रही, किसी भी पदार्थ, ना सॉल्वेंट ना सॉल्यूट, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ को अपने से गुजरने नहीं देती है, नाइदर सॉल्वेंट नॉर सॉल्यूट कैन क्रॉस। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, क्यूटिनाइज्ड या सुब्रिनाइज्ड सेल, या तो क्यूटिन की लेयर चढ़ी होती है या सुब्रिन नामक वैक्सी लेयर चढ़ी होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती हैं वो पूरी तरह से अपारगम होती है, किसी भी पदार्थ को अपने से पास होने नहीं देती। तीसरी कैटेगरी में हम आते हैं सेमी परमिएबल, हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम। ये मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अगर आप देखें यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, सोल्यूट नहीं निकल पाता है। सॉल्वेंट आ रहा है, सॉल्यूट नहीं आ रहा। ओनली सॉल्वेंट कैन पास थ्रू। इसमें एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, पार्चमेंट पेपर, जो पार्चमेंट झिल्ली होती है वो केवल सॉल्वेंट को तो अपने से गुजरने देती है, लेकिन सॉल्यूट को अपने से गुजरने नहीं देती है। यहाँ पर यह ऑपरेशन की जरूरत होती है ऑस्मोसिस में। हम आते हैं यहाँ पर डिफरेंशियली परमिएबल, इसमें आते हैं डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द बायोमेम्ब्रेन्स आर डिफरेंशियली परमिएबल। हमारी अधिकांश झिल्लियाँ डिफरेंशियली परमिएबल हैं, ठीक है, एंड दे ओनली selected substance, only selected substances can pass through। केवल उसमें हमारे में जो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस हैं वही क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह की मेम्ब्रेन हमारी डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जाम्पल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। टोनोप्लास्ट हो गया, टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर रिक्तिका होती है वैक्यूल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। दोनों ही तरह की मेम्ब्रेन यहाँ पर डिफरेंशियली परमिएबल हैं। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये जो फैसिलिटेटेड है यहाँ पर डबल, सॉरी, फैसिलिटेटेड। अब
जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं, आप अभी तक जो है सिंपल डिफ्यूजन पढ़ रहे थे, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है अभी तक किसमें हो रहा था, जो हाइड्रोफोबिक के पास हो जा रहे थे। डिफ्यूजन is present in mostly hydrophobic substances माने लिपिड in nature but हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफिलिक माने पोलर सब्सटेंसेस कैन नॉट पास easily from membranes। जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं पोलर नेचर के, वो आसानी से इससे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए, उनके लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड किया जाता है। सो मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड, मेम्ब्रेन क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं स्पेशल प्रोटीन्स, प्रोटीन कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर पासिंग आउट फॉर क्रॉसिंग मेम्ब्रेन्स। ऐसे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए, पोलर सब्सटेंस के लिए मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड द कैरियर प्रोटीन, आल्सो कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसी को यहाँ पर एंड नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या दे रहे हैं आपको, एक सुविधा दी जा रही है कि आप इस तरह से, या जो हाइड्रोफिलिक नेचर के सब्सटेंस हैं वो इस माध्यम से, इस प्रोटीन के माध्यम से इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल, जैसे आपके लिए कहीं जाएं स्पेशल गाड़ी लगा दी जाए जिससे आप बैठकर टारगेट तक पहुंच जाएं, रेलवे स्टेशन से उतर कर आपको इसी घर जाना है तो कोई एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपके लिए स्पेशली आ जाए, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, आपको सुविधा दी गई है ताकि आप आसानी से आप क्या कर सके, क्रॉस करके उस जगह तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जो है ये भी क्या सेंटीमीटर से सेंसिटिव होता है। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नो एनर्जी इज यूज्ड, इसमें भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमारी यहाँ पर क्या खर्च नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं हो रही है और लो से हाई सोडियम कंसंट्रेशन नहीं जाते हैं। देयर आर स्पेशल पोर्स, देयर आर स्पेशल पोर्स, फोरेंस कहते हैं, इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए यहाँ पर इन प्रोटीन्स में स्पेशल पोर होते हैं। इन पोर के माध्यम से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, क्रॉस हो सकते हैं। अब यहाँ पर सब्सटेंस के क्रॉस होने के लिए
3 स्टेप दिए गए हैं यहाँ पर। क्या होगा, वाटर चैनल्स होते हैं, इन्हें एक्वापोरेंस कहते हैं, पैसिव, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। वाटर चैनल्स आर आल्सो यूज्ड, चैनल्स या क्या कह सकते हैं इनको, हाइड्रोफोरेंस आर आल्सो यूज्ड टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब क्या है यहाँ पर, इनएक्टिव या पैसिव भी कह सकते हैं, इनएक्टिव भी कह सकते हैं, या पैसिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। जो पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट है उसको देख लीजिए आप। देयर आर पैसिव सिम्पोर्ट एंड मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। अब मेम्ब्रेन से जो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो सिम्पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एक मेम्ब्रेन है, ये क्या है यहाँ पर, अब देखिए क्या 3 स्टेप होते हैं। एक होता है सिम्पोर्ट, दूसरा होता है एंटीपोर्ट और तीसरा होता है यूनिपोर्ट। ये क्या है यहाँ पर, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, फोरेंस लगे हुए हैं, कैरियर प्रोटीन। तो सिम्पोर्ट में क्या होता है, अगर दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिम्पोर्ट। दोनों मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, और एक जा रहा है राइट टू लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड द एंटीपोर्ट। तो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन है, बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। और यूनिपोर्ट में क्या होता है, ओनली द सिंगल मॉलिक्यूल, यूनिपोर्ट ओनली सिंगल मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द, इसको क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन। यहां पर क्या हो सकता है, बोथ मॉलिक्यूल कैन क्रॉस, बोथ मॉलिक्यूल कैन क्रॉस, ठीक है, बोथ मॉलिक्यूल्स। अब इस वाले में क्या होता है, जो एंटीपोर्ट होता है उसमें अपोजिट डायरेक्शन होती है, इन वन वे। इसमें क्या है, यहाँ पर एक ही तरफ का रास्ता है, वन वे है। बोथ मॉलिक्यूल कैन क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन, एक जा रहा है लेफ्ट टू राइट और एक जा रहा है राइट टू लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, पैसिव, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, डिफ्यूजन पढ़ लिया हमने, और क्या कर लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया। बोर्ड का डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो गया, नहीं, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हिंदी में कहते हैं सक्रिय परिवहन। क्या कहते हैं, सक्रिय, विद एक्सपेंडिचर ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी यूज होगी, इसीलिए नाम पड़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। तो सक्रिय परिवहन में यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी हमारी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। और क्यों, मॉलिक्यूल्स को कहाँ ले जाना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टू मूव मॉलिक्यूल्स
against the concentration gradient। हमारे सबके घरों में पाइपलाइन से पानी आता है, लेकिन अगर पानी को हमको सबसे ऊपर के टैंक में ले जाना है और प्रेशर नहीं है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा टू पंप द वाटर, टू वेरियस हाइट। बहुत ऊंचाई तक अगर पानी को ले जाना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, पर प्लांट्स में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो उसमें क्या होगा, हमारा यहाँ पर एटीपी की एनर्जी यूज होगी, केमिकल एनर्जी यूज होगी, और केमिकल एनर्जी की सहायता से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कैरी कर सकेंगे। और लो टू हाई कंसंट्रेशन में इट इज आल्सो कॉल्ड द अपहिल ट्रांसपोर्ट, इट इज आल्सो नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। To carry molecules from low concentration। समझ लीजिए, अभी तक डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहे थे, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाना है, हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी का यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, यूजफुल होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर कि सिंपल फैसिलिटी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। कंपैरिजन बिटवीन, किसमें कंपैरिजन करना है, डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन तीन में क्या कर देना है, डिफरेंस दिखा देना है कि क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है यहाँ पर और सिंपल क्या है। तो इसमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए होती है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो यहाँ पर डिफ्यूजन में नहीं चाहिए, लेकिन किसमें चाहिए, बाकी दोनों में चाहिए। ठीक है, और तो जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर है, ये स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, पर यहाँ नहीं चाहिए। और एटीपी नॉट यूज्ड, डिफ्यूजन में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ भी एटीपी का जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर एटीपी क्या होती है, आवश्यक होती है। ये है यहाँ पर कंपैरिजन में इन तीनों में। हम आते हैं यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशनशिप, कि पौधों के लिए वाटर की क्या आवश्यकता होती है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादप जल संबंध। ठीक है, पौधे और जल में क्या रिलेशन है वो हम इससे जान सकते हैं। कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। क्या होता है, वाटर इज एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन के लिए क्या होता है, अमृत होता है। एंड essential for all metabolic activities, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज।
जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है सभी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लाइट किसी इसलिए हो सकती है, फोटो सिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए, ग्रोथ के लिए हो सकती है, मूवमेंट के लिए हो सकती है, कर्वेचर के लिए हो सकती है, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए जल की आवश्यकता होती है। एंड लॉट ऑफ वाटर इन फ्रेश वेट, जो ताज़ा भार होता है फ्रेश वेट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट इज, क्या है फ्रेश वेट में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है ना। 2/3 पार्ट प्लांट्स में या उससे भी ज़्यादा पार्ट पानी क्या करता है, कवर करता है। इसके अलावा जो है बहुत सारा वाटर रिक्वायर्ड होता है सेल के अंदर। वाटर इसेंशियल फॉर टर्जिडिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ, टेम्परेचर रेगुलेशन, पानी उड़ता है वाष्पोत्सर्जन में तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जल हंस टेम्परेचर रेगुलेशन, इन सब के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है इसको, पौधे को। अब अलग अलग जो है प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, जो फ्लैशी प्लांट्स जो वाटर स्टोर करते हैं उनकी बात नहीं करें, नॉर्मल प्लांट्स की ग्रोथ उसी हिसाब से प्लांट्स की होती रहती है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं। आज हम वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल हिंदी में कहते हैं जल विभव। वर्ड कैसे दिया था? वर्ड यूज्ड बाय स्टेलर एंड टेलर। साइंटिस्ट हुए हैं स्टेलर, तो दूसरा नाम है यहाँ पर टेलर। इसने क्या दिया था यहाँ पर ये स्लेटियर्स। थोड़ा सा इस तरह में डिफरेंस हो गया, स्लेटियर। अब होता क्या है जल में, आप पहले देखिए। वास्तव में जो जल में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारी गतिज ऊर्जा वाटर मॉलिक्यूल्स में होती है। तो हम यहाँ पर वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो वाटर एनर्जी क्या है? जो फ्री एनर्जी होती है, ठीक है ना, प्योर वाटर की और किसकी? सिस्टम। द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर एंड free energy of a system is known as water potential। किसी एक तंत्र में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और प्योर वाटर की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच में जो डिफरेंस होता है वो वाटर पोटेंशियल कहलाता है, जिसको केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर की कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं? इट मेजर्ड इन स्टैंडर्ड प्रेशर एंड आल्सो कॉल्ड केमिकल वाटर पोटेंशियल। अब इसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं?
वाटर पोटेंशियल को, वाटर पोटेंशियल कैन बी सिम्बलाइज्ड, इसका जो प्रतीक दिया जाता है वो कहता है एस साई, ठीक है ना, क्या कहते हैं, साई कहते हैं इसको, साई डब्ल्यू। अब द वाटर साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो शुद्ध जल होता है कि इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं घुला हुआ है, साइड ऑफ प्योर वाटर इज 0। शुद्ध जल का जो जल विभव होता है उसे क्या माध्यम करते हैं, 0 कहते हैं। यहाँ पर वाटर मूवमेंट को प्रदर्शित करता है, इसको प्रदर्शित करता है वाटर मूवमेंट। तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल वर्ड यूज हुआ है, आप समझ लीजिए जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स में फ्री एनर्जी है, अब फ्री एनर्जी जो है वाटर की वो वाटर पोटेंशियल कहलाती है, और प्योर वाटर हैज ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, सबसे ज्यादा जल वो प्योर वाटर का होता है। एंड 2 फैक्टर्स डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक होता है यहाँ पर साई एस, इसको कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विलेय विभव, विलेय विभव सॉल्यूट पोटेंशियल। देख लीजिए यहाँ पर किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, साई एस से। और दूसरा जो होता है यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल के अलावा वो क्या है, प्रेशर पोटेंशियल, साई ई, प्रेशर दाब विभव। अब हम दोनों को पढ़ते हैं, पहले हम सॉल्यूट पोटेंशियल पढ़ते हैं। ऐसे लिखते हैं साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई बी। तो ये जो साई एस है सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या कहते हैं इसको, विलेय विभव। जब हम कोई सॉल्यूट घोलते हैं, समझ रहे हैं, कोई सॉल्यूट जब हम घोलते हैं जल में, तो सॉल्यूट घोलने के बाद जल की जो फ्री एनर्जी है वो कम होने लगती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो इसे सॉल्यूट पोटेंशियल हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल है समझ रहे हैं आप, विलेय विभव। अब क्या है, ऑन डिजॉल्विंग द सॉल्यूट, ऑन डिजॉल्विंग द सॉल्यूट, अगर हम किसी सॉल्यूट को जल में घोल रहे हैं इन प्योर वाटर, किसी विलेय को शुद्ध जल में घोलने पर द मैग्नीट्यूड, द लोअरिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, द लोअरिंग of magnitude of free energy of water is known as solute potential। किसी विलेय को शुद्ध जल में घोलने पर शुद्ध जल के अणु की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके अणु की काइनेटिक एनर्जी, भागने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो जो भागने की क्षमता कम हो रही है वो किस मैग्नीट्यूड में कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है ना, सॉल्यूट पोटेंशियल कहेंगे उसको।
या इसी का एक और नाम है, इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एंड साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव। साई एस का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। किसी विलेय को शुद्ध जल में घोलने पर उसके जल के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी में आने वाली कमी को सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, और हमेशा कमी होती है, इसलिए हमेशा उसका मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। हम यहाँ पर साइज देख लेते हैं। अब ये हमारी एक सेल है, ये सेल है यहाँ पर। अब सेल में आसपास से कहीं पर भी लिक्विड आ रहा है, एंड ऑस्मोसिस हो रही है। एंड ऑस्मोसिस होने के कारण से सेल टर्जिड फूलती जा रही है। अब सेल फूलती जा रही है और ज़्यादा पानी को आने से क्या कर रही है? रोक रही है। उस रोकने की जो क्षमता है दैट इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव। ठीक है, पहले से जल भरा हुआ है, अब और ज़्यादा जल उसमें ना आने पाए, मॉलिक्यूल ना आने पाए, उसको रोकने की जो पावर है वो प्रेशर पोटेंशियल है, और इसको साई पी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए, द यूनिट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या है? इस बार। एक तो यहाँ पर बार है यूनिट, और दूसरी यूनिट क्या है यहाँ पर? पास्कल। ठीक है ना? तो दो यूनिट है, बार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और पास्कल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट प्रेशर पोटेंशियल का फैक्टर होता है। सो वाटर पोटेंशियल is affected by both psi s and psi p। यूनिट क्या है यहाँ पर? पास्कल है या बार। अब विलेय विभव हो गया। विलेय विभव के बारे में और ज़्यादा डिफाइन करेंगे हम कल के टॉपिक में। आज का टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी टॉपिक हम कर लेंगे। आज हमने आपको ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़न पढ़ा दिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ा दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा दिया, और उसके बाद हमने क्या ले लिया? अभी एक टॉपिक वाटर पोटेंशियल ले लिया, प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।